नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ के सर होने तक, जिसकी राइटर इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 23वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस 23वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। यूसुफ के लहजे में बेरहमी ही बेरहमी थी। उसका अटल अंदाज बता रहा था वो उन्हें ज़रा भी रियायत देने को का रवादार नहीं है। नवेरा बैठती ही चली गई, जबकि जहारा उसके कदमों में बैठकर गिड़गड़ाने लगी थी। जो आप सोच रहे ऐसा कभी नहीं होगा। हम माँ बेटी ये मुल्क ही छोड़कर चले जाएंगे और कभी भूल कर भी यहाँ का रुख नहीं करेंगे। अल्लाह के वास्ते आप एक बार, सिर्फ एक बार हमारी जान बख्शी कर दीजिए। किस तरह यकीन कर लूँ जहारा बेगम, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत बड़ी खिलाड़ी हो इस मैदान की, बहुत कहानियाँ सुन चुका हूँ। कहानियाँ? फिर कहानियाँ होती हैं यूसुफ साहब। लफ्ज़ों के हेर फेर इंसान को कुछ से कुछ बना देते हैं, और सुनी सुनाई बातें पूरा सच कहाँ होती है। वो बड़े कलोफर से टांग पर टांग रख के बैठा था। बेहद रौनक थी उस वक्त उसके चेहरे पर, गोया हर शय उसके इख्तियार में दे दी गई हो। उन दोनों का वजूद उसके लिए कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा हकीर था। पूरा सच ना सही, आधा सच फिर भी होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कब कहा है जो आपने कहा वो सच है। मौत का खौफ उन्हें हर बात मानने पर मजबूर कर रहा था। फिर ये भी सच है, जान बख्शी के बाद तुम अपना असल रूप ज़रूर दिखाओगी, ब्लैकमेल ज़रूर करोगी। नहीं साहब, मुझे मेरे मरे हुए माँ बाप की कसम, मैं ख्वाब में भी आपके सामने कभी नहीं आऊँगी। ओह, तुम नहीं आओगी मगर इसे भेजोगी? वो चेहरा झुकाए गुमसुम बैठी नवेरा की जानिब इशारा करके गोया हुआ था। नहीं, ना खुद आऊँगी ना नवेरा को भेजूंगी। मैं इतनी बड़ी कसम खा ली है, फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा। आप ही बताइए फिर ऐसा क्या करूँ जिससे आपको यकीन आ जाए। मौत के खौफ ने जहारा को बेबस व कमज़ोर कर दिया था, वरना वो किसी तरम खान को भी खातिर में लाने वाली औरत ना थी। बड़े मुश्किल मराहिल में वो कामयाबी से मुकाबिल को जल देकर निकल जाया करती थी, मगर यहाँ बेखबरी में मारी गई थी। और सामने की और रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट नवेरा और उसका बच्चा बने थे। अगर मेरी बात मानो तो इस बड़ी बड़ी सहर अंगेज़ आंखें गर्दन झुकाए बैठी नवेरा पर थी, जो ऐसी बेबस हरकत हो गई थी गोया बेजान मूर्ति हो। मानोगी मेरी बात? हाँ हाँ, जो आप कहेंगे वो हम मानेंगे, आप इरशाद कीजिए। मैं तुमसे नहीं, नवेरा से इकरार चाहता हूँ। बोलो नवेरा, मानोगी मेरी बात? जिंदगी अजीज़ है तो मेरी बात माननी होगी। उसके बार बार कहने पर भी नवेरा ने सर नहीं उठाया था। इस तरह खामोशी से काम नहीं चलेगा, बोलना तो तुम्हें होगा। नवेरा, बोलना, हम हर बात मानेंगे। नवेरा को झंझोड़ कर बोली। उसने निगाह उठाकर यूसुफ से सख्त लहजे में कहा, जान दे दूंगी, अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। यही बात मनवाना चाहते हैं आप? जो नहीं मानूंगी। मुझे अच्छी आपा की नियत पर पहले ही शक था कि वो किसी अच्छे इरादे से मेरी सौदा के लिए रिश्ता लेकर नहीं आई है। और वो अच्छी नियत से आती ही क्यों भला? जिस औरत ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रखी थी, वो मेरी बेटी को खुशियाँ देने का दिल कहाँ रख सकती थी? जैद के समझाने पर वो गर्दन हिलाती हुई कहने लगी, पुप्पो जान, पुरानी बातें भूल जाइए। आप जो गुज़र गया वो गुज़र गया। प्लीज़ अच्छी आपा की नियत और मोहब्बत पर एतबार करें। वो बदल गई हैं और सुधा को मोहब्बत से बहू बनाकर ले जाना चाहती है। जो गुज़र गया वो गुज़र गया कहना आसान है। मेरे बच्चे, उसका पता तो उससे ही चलता है जिस पर यह गुज़रता है। वो आबदीदा हुई। मैं आपकी सारी परेशानियों से वाकिफ़ हूँ पुप्पो जान। जो इंसान खुद से नहीं सीखता उसे वक्त सिखा देता है, और वक्त का दिया हुआ सबक इंसान कभी भूलता नहीं है। अच्छी आपा को भी वक्त ने कहाँ माफ़ किया होगा। प्यारे मियाँ से किए गए वादे की पासदारी उसे हर सूरत करनी थी। सो वो पक्के इरादे से आया था। जानता था सोफिया भी ज़िद की पक्की थी। जो फैसला एक बार कर ले वो पत्थर की लकीर हो जाता था, और उस लकीर को मिटाने की सही उसे करनी थी, वो भी पूरी कामयाबी के साथ कि उसने बड़े यकीन के गुमान में उस पर यह जिम्मेदारी डाली थी। सोफिया बेटी, जैद मियाँ कह तो ठीक रहे, अच्छी आपा ने कभी तुम्हारे साथ खैर ख्वाही ना की, हमेशा खुद को अफलातून ही समझती रही थी। फिर देखो ना वक्त ने कैसा झुकाया उन्हें। बेटे का रिश्ता मांगने तुम ही से आई, और फिर तुमने कौन सी फ़ौरन ही हामी भर ली। 100 चक्कर लगवाए थे, नाक घिसती हुई आई थी। वो तो ना मुनव्वर बेटे को उन पर रहम आता, ना ये रिश्ता होता। बुआ ने पान चबाते हुए कहा, मुनव्वर भैया की वजह से ही मैं मानी थी, पर अब मानने वाली नहीं हूँ। जहद मेरे बच्चे, तुम इस मामले से दूर हो जाओ तो बेहतर होगा। दुनिया की हर चीज़ सुधर सकती है, मगर अच्छी आपा नहीं। अरे तुम अच्छी को क्यों देखती हो सोफिया? लड़के को देखो, वो हमारी सुधा को बहुत चाहता है। जिस दिन तुमने इनकार किया था ना, रोने जैसा मुंह हो गया था उसका। मौका पाते ही किचन में मेरे पास आया था। जैद को आमादा देखकर बुआ को भी बोलने का मौका मिल गया। क्या कहने आया था आपके पास वो हैरान हुई। यही कि मैं तुम्हें मनाऊं, वो वही करेगा जो तुम उसे कहोगी। खुद सोचो, इस दौर में ऐसे दामाद कहाँ मिलते हैं जो सास के इशारों पर चलने के लिए तैयार हो। वरना दामाद तो इशारों पर चलाते चलाते भी अकड़फू दिखाते रहते हैं। ये सिर्फ 4 दिन की बात है बुआ, फिर अंधेरी रात ही रात होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ आपको।
जहद मियाँ की बात पर मैं आंखें बंद करके एतबार करती हूँ और तुम्हें भी करना होगा। वैसे ये नेक शगुन भी नहीं है कि शादी की सारी तैयारियों के बाद शादी ही होने से पहले टूट जाए। लोग तो बातें बनाकर हमारी बच्ची को रुसवा कर देंगे, फिर कोई रिश्ता आने वाला नहीं। बुआ की बातें सच्चाई से भरपूर थी। नौफल ने उसे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया था कि उसे यकीन नहीं आ रहा था। चंद जले कटे जुमलों के बाद वो उसकी हरकत माफ़ कर चुका था और उसने हैरत से जब ये सब बाली को सुनाया तो वह आसानियत से समझाने लगी। जो मोहब्बत करते हैं वो ज़्यादा दिन खफा कहाँ रह सकते हैं। ये उनकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है कि तुम्हारी इतनी बड़ी मुजरमाना हरकत को भी वो इतनी आसानी से माफ़ कर गए। मुजरमाना हरकत? मुतअज्जिब अंदाज में शान ने झुकाकर इस्तफसार किया। वो जुर्म ही कहलाएगा जो हंगामा तुमने बर्पा करने की सही की थी। आई डोंट माइंड डियर, मैं आज बेहद खुश हूँ और इसी खुशी में मैं तुम्हारी किसी भी स्टूपिड बात का जवाब नहीं दूंगी। उसने शोखी से कहते हुए बाली को घुमा कर रख दिया। बाली ने उसकी खुशी से दमकते हसीन चेहरे को देखा जहाँ कोई अज़म तो जन्म ले चुका था, साथ ही उसकी बिल्ली जैसी चमकदार आंखों में बड़ी पुरस्कार सी चमक भी उभरी थी। बहुत खुश दिखाई दे रही हो नौफल भाई के माफ़ करने पर। बहुत खुश हूँ। वो रॉकिंग चेयर को तेज़ तेज़ हरकत देते हुए झूलने लगी। 2 दिन कबल वाली बेजारी को फत हवा हो गई थी। अगर वो माफ़ नहीं करते फिर तुम क्या करती? वो माफ़ नहीं करता? वो क्या, उसका तो बाप भी माफ़ करता। तुम अभी मेरी सलाहियतों से वाकिफ़ ही कहाँ हो मेरी जान। वो खिलखिलाकर हंसते हुए गोया हुई। तुम्हारा ये रूप देखकर लग रहा है मैं तुमसे भी वाकिफ़ नहीं हूँ। आज बहुत बदली और नई नई सी लग रही हो, बिल्कुल मासी की तरह। हरकतें, मासी के अंदाज में बातें, मासी की रूह तो हलूल नहीं कर गई है तुम में। बाली के अंदाज में अफसुर्दगी थी। हाँ, कैसी बातें करती हो बाली, नानी जिंदा है, अभी उनकी रूह फिर किस तरह मुझ में समा सकती है। तुम भी कमाल करती हो यार। आज बात बेबात उसकी हंसी के जलतरंग बज रहे थे और बाली को वो हंसी नोहा लग रही थी। उस हंसी में खुशी नहीं, आहो बका थी। तुम अब उनके साथ क्या करने का इरादा रखती हो? वो एक ऐसे बेखबर परिंदे की मानिद है जो खुद ही तुम्हारे जाल में फंस गया। अभी सोचा नहीं है कि क्या करना है, मगर जो भी करूँगी उसके बड़ों को ज़िंदगी भर मज़ा चखाने के लिए काफ़ी होगा। वो जब भी उसे देखेंगे खून के आंसू रोएंगे। फिर तुम क्या करोगी इंची? किसी को दुख देने वाले खुद भी कभी सुखी नहीं रहते। ये जो तुम नौफल भाई के साथ दिल लगी करने जा रही हो ना, अमूमन दिल की लगी बन जाती है। ये ऐसी आग है जो बुझती नहीं है, ज़िंदगी को जलाकर राख कर देती है। वाली प्लीज़, तुम क्यों मेरे इरादे कमज़ोर करने पर कमर बस्ता रहती हो? इसलिए कि इंतकाम व बदले की बातें कमज़ोर लोग ही करते हैं, बहादुर लोग माफ़ कर दिया करते हैं। उनकी सरशत में बदला होता ही नहीं। मैं बहादुर नहीं हूँ। ठुकराए जाने वाले लोग इंतकामी बन सकते हैं, बहादुर नहीं। जहाँ बात वजूद की नफ़ी किया है वहाँ जवाबन बदला व इंतकाम ही रह जाता है। फिर वही गलत बात कर रही हो तुम। अगर सबक ही सिखाना है तो फिर सीधी तरह जाकर यूसुफ साहब को सिखाओ। गुनाह उन्होंने किया है, सज़ा भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। किसी बेकसूर को क्यों सज़ा मिले? जिस शख्स ने दुनिया में आने से कबल ही बेशनाख्त कर दिया था, वो अब किस तरह मानेगा कि मैं उसकी औलाद हूँ? उसका मुस्कुराता चेहरा एकदम संजीदा हुआ, लहजे में सर्द मोही उभर आई थी। अब वो मान भी लेगा तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मेरे खज़ा रसीदा वजूद में अब कोई बाहर आने वाली नहीं। मैं जैसी हूँ अपने लिए हूँ, किसी दूसरे की मेरी ज़िंदगी में गुंजाइश ही कहाँ है? तुम इस तरह की बातें करती हो, मेरा दिल बंद होने लगता है इंशी। इस तरह मायूसी वाली बातें मत किया करो। तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर दम। सिर्फ मौत ही तुमसे दूर कर सकती है। बाली ने उसका हाथ थाम कर कहा। तुम भी अजीब हो बाली, कभी कुछ कहती हो कभी कुछ। मगर याद रखना, तुमने नौफल की फेवर की तो अच्छी बात नहीं होगी। सख्त लहजे में तनबीह की। सामिया की लगाई गई पाबंदी ने चंद हफ्तों में ही उसे दूध का दूध और पानी का पानी साफ दिखाई देने लगा था। अब सर पर पड़ी थी तो मालूम हुआ था कि वो पानी की तरह पैसा बहाने का आदी था। यह आदत इस कदर पुख्ता हो गई थी कि सामिया की तरफ से पॉकेट मनी के नाम पर दी गई चंद लाख की पॉकेट मनी से उसका गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा था। सामिया खुद ही उसे हैंडल कर रही थी और उसके पापा की हिम्मत नहीं थी कि वो बीवी से उसके लिए कुछ रियायत वसूल कर ले या छुप छुपा कर उसकी मदद कर दे कि सामिया घर ही नहीं बिजनेस में भी उनके साथ होती थी। पैसा ख़त्म होते ही सारे फ्रेंड्स और गर्ल फ्रेंड्स बरसाती परवानों की मानित गायब हो गए थे और सबसे ज़्यादा हवास भागता उसे जहारा की बदलती निगाहों ने किया था, जो बहुत जल्दी उसकी खाली जेब का भेद पा गई थी। आप तो कहते थे आपके पास इतना पैसा है कि 7 नस्लें भी बैठ कर खाएंगी, तो कम नहीं होगा, और यहाँ तो आप खुद ही कंगले हो गए हैं। उसकी बात ही नहीं, लहजा भी कारदार था। मैंने बताया ना, ये सिर्फ चंद दिन की कड़की है। मम्मा का मूड अच्छा होते ही सब ठीक हो जाएगा। वो खिसिया कर बोला। माँ के मूड ख़राब ही रहते हैं, इसका मतलब हुआ मेरी बच्ची की ज़िंदगी कड़की में ही रहेगी। आप तो अभी तक अपने माँ बाप के आसरे पर पड़े हैं। अजीबो गरीब रईस ज़ादे हैं आप। एक बार इंची को मेरी ज़िंदगी में लाकर तो देखिए। उसे हीरो मोती में ना तोल दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इंची के नाम पर वो जोशो खरोश से कहने लगा। अरे बहुत देखे हैं ऐसे हीरे मोतियों में तोलने के दावे करने वाले।
माजी की कहीं कड़वी यादें जहन में उजागर होकर मुंह भी कड़वा कर गई थी। क्या मतलब है? हम मुझे झूठा समझ रही हैं? उसका मूड लम्हे भर में बिगड़ा। हाँ, ये सब झूठी बातें होती हैं, वो नडर लहजे में गोया हुई। मतलब निकालने के बाद आप लोगों के मिजाज ही बदल जाते हैं। आंटी, मतलब कहाँ निकालने देंगी आप? एक झलक से भी इंची की तरसा कर रखती हैं। जब भी आता उसे मिलवाने की बजाय कोई ना कोई बहाना करके टरखा देती हैं। जब तक आप फुल पेमेंट नहीं करेंगे इंचरा की परछाई भी आपको नहीं मिलेगी। वो भी सारे लिहाजों मुरव्वत बलाए ताक रख कर बोली। समंदर से भी ज़्यादा गहरा पेट है आपका, जो कभी भरता ही नहीं। बेहिसाबो दौलत मैं यहाँ लुटा चुका और बदले में एक बार भी करीब से उसे देखने की परमिशन नहीं मिली। वो भी बदले हाजी में नंबर 1 था। यहाँ भी ये बूढ़ी मेकअप शुदा सूरत देखने नहीं आता मैं। जवान चेहरा देखने से कबल तुम्हें ये बुढ़ा चेहरा ही देखना पड़ेगा, बल्कि आपके पैसे हो तो यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, वगरना अभी से बाय बाय। कंगलों और माँ के ज़ेरे कफ़ील लोगों की गुंजाइश नहीं है यहाँ। तुम इस तरह नहीं मानोगी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। शदीद हद तक पर वो तलमलाता हुआ उठा। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे कुछ करने वाले। जहाँ आ रहा डरने वाली नहीं, तुम जैसे कागजी शेरों से। बल आखिर कई बार की तरह इस बार भी पैसे की खातिर जहाँ आरा ने उसे बेइज्जत करके निकाला था और वो चीखता चिल्लाता चला आया था। साहब, ये लालची औरत हर बार आपको बेइज्जत करती है। एक बार इसे बता दे कि बेइज्जती क्या होती है। मुराद जो उसे पकड़कर कार तक लाया था, उसके कार में बैठने के बाद अपनी सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता हुआ गुस्से से बोला, उस कमजात की क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। अभी नोटों की चंद गड्डियाँ उसके मुंह पर लाकर मारूंगा, फिर से मेरे कदमों में बैठ जाएगी। वो बिगड़े मूड से बोला। मुराद फिर सारा रास्ता चुप रहा। घर आकर फिर उसने सामिया बेगम से तकरार शुरू कर दी थी। गुस्सा जहाँ आ रहा था, जो वो माँ पर निकाल रहा था, पैसों का तकाजा कर रहा था। मैं तुम्हें एक पाई भी देने वाली नहीं हूँ, पाई की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मेरी चेक बुक वापस करें। हरगिज़ वापस नहीं करूँगी, तुम्हें पता चलना चाहिए पैसों की अहमियत का। मुझे अंदाज़ा हो गया है, प्लीज़ मेरी चेक बुक दे दीजिए। चेक बुक हरगिज़ नहीं मिलेगी, वो कहती हुई आगे बढ़कर बेडरूम से निकलकर बाहर आई। लारे भी गुस्से से तनतनाता पीछे आया था। नोफल जो लास्ट पेपर देकर आ रहा था, उनकी तकरार होते देखकर रुक गया। बड़ी नागवारी थी उसके अंदाज में। मम्मा, मेरा दिमाग मत ख़राब करे वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? वो रुक कर उसकी आंखों में देखने लगी। क्या कर लोगे? चेक बुक मैं तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। आप मुझे जज्बाती मत करें। वो दोनों नोफल की आम से बेखबर थे और अंदर आता नोफल देख रहा था। लारेब के अंदाज में शदीद जारहानापन किसी भी लम्हे किसी अनहोनी होने का मुअज्जिब बन सकता था। वो हवासों से बेगाना लग रहा था। और तुम जो एक अरसे से हमारे जज्बात के साथ खेलते आ रहे हो, इसमें मेरी गलती नहीं। आप लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं? अब रोक रही हूँ, पानी अभी सर से नहीं गुजर चुका है मम्मा। अब आप शराफत से मेरी चेक बुक मुझे वापस कर दें। मेरे गुस्से को मत बढ़ाइए। वो माँ का हाथ पकड़ते हुए बदतमीजी से गोया हुआ। लारेब, आंटी का हाथ छोड़ो। नोफल की आवाज़ किसी धमाके की माने लारेब के कानों में गूंजी और बेसाख्ता वो हाथ छोड़कर दूर हुआ था। उससे असना में नोफल उन तक पहुँच गया था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम आंटी से इस अंदाज में बात करो? उसने आते ही लारेब के रुखसार पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। तुम हमारे मामले में ना बोलो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। अंदर से खौफजदा होते हुए भी उसने हिम्मत करके उसका सामना करने की सही की, मगर तभी कहीं थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ चुके थे। घर में शादी की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। सोफिया को जैद के साथ मिलकर सबने मना लिया था और हकीकी बात यह थी कि वो भी बुआ के समझाने पर डर गई थी कि शादी से चंद रोज़ कबल शादी टूट जाने से सुधा की जगह साई होगी। फिर न जाने किस किस अंदाज में लोग उसे रुसवा करेंगे। उसके मुस्तकबिल पर स्याह धब्बा लग जाएगा। फिर कोई पूछने वाला भी ना होगा। प्यारे मियाँ में एक बात उसके अलावा कोई खामी ना थी कि वो अच्छी आपा का बेटा था और अच्छी आपा वो औरत थी जिसकी तेज़ी और तरारी पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। मगर जैद ने यहाँ प्यारे मियाँ से किए गए वादे की लाज निभाई थी। प्यारे मियाँ ने भी जो कहा वो करके अमली सबूत भी दिया था। एक हफ्ते में ही बारात लाने के सारे इंतजामात कर लिए थे। अच्छी आपा और चंदा बहुत खुश थी, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आज सुधा की मायूं थी क्योंकि लॉन खासा वसी और रीस था। मायूं की रस्म के तमाम अरेंजमेंट वहाँ किए गए थे। मेहमानों से घर भरा हुआ था। गेंडे के फूलों की लड़ियों से दुल्हन के लिए स्टेज तैयार किया गया था। गुलाब के फूलों की हर जगह बाहर आई हुई थी। वो दूर से ही जायज़ा ले रहा था कि किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। दिल में होने वाली तबाहकारियों के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी सच्चाई और लगन से निभा रहा था। उन जिम्मेदारियों में उसका साथ शाहजेब बराबर दे रहा था, मगर मौका मिलते ही वो उस पर तंज के वार करना नहीं भूलता था, जिनको वो खंदाए पेशानी से इग्नोर कर रहा था। जानता था ये उसकी मोहब्बत थी। उसने आखिरी हद तक कोशिश की कि सुधा उसकी हो जाए, मगर वो माँ से किए गए वादों की जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स था, जो अपने हाथों दिल की दुनिया खाक कर सकता था, लेकिन माँ के एतमाद फ़ख्र को शर्मिंदा होते न देख सकता था। जब से शादी की गहमा गहमी शुरू हुई थी, तब से उसने कसदन सुधा का सामना करना छोड़ दिया था। वादों की पासदारी एक तरफ, मगर दिल के तकाज़ों से जंग करना भी इतना सहल नहीं होता।
जैद बेटे, बावकार अंदाज में तैयार सुमर्द बेगम उसके पास आई। सुधा के ससुराल वाले मेहंदी लेकर पहुंचने वाले हैं। सुधा को अभी तक कोई पार्लर से लेने ही नहीं गया। शाहजेब मुनव्वर के साथ कैटरिंग हाउस गए हैं। आपको जाना होगा सुधा को लाने के लिए। कॉल की थी, वो वेट कर रही है। उन्होंने आते ही परेशान कुल लहजे में कहा। जैद, तबीयत ठीक है बेटा? उसकी खामोशी पर वो परेशान हुई। जी जी ताईजान, मैं ठीक हूँ। मैं जाता हूँ उसे पिक करने। पार्लर का नाम बता दे, मैं ले आता हूँ। किस कदर कठिन मरहले में वो उसे फंसा बैठी थी कि सुनकर यह साफ शल होने लगे थे। वो उसके डूबते दिल की कैफियत से बेखबर पार्लर का एड्रेस बताने लगी। कुछ देर बाद वो उसके सामने खड़ी थी, येलो एंड ग्रीन कलर के गरारा सूट में मलबूस फूलों की ज्वेलरी पहने। वो आम दिनों की निस्बत मुनफरिद और बहुत दिलकश लग रही थी। एक तो पहले ही वो उस ड्रेस में उलझन महसूस कर रही थी, फिर शाहजेब की जगह ड्राइविंग सीट पर जैद को बड़ा जमान देखकर उसका अजली झिझक को तकल्लुफ ऊद कर आया था। उसे कदम उठाने दुश्वार हो गए थे। बेसाख्ता उठने वाली नज़र पर उसने भी काबू पाया था और वो उसकी सरासमगी और घबराहट महसूस करके सीट से उतरा और फ्रंट डोर उसके लिए खोल दिया। वो दोनों हाथों से गरारा संभालती सीढ़ियाँ उतरी और हंसपे आदत सीट पर बैठते ही फ्रंट डोर से चिपक गई। जहर ने देखा और उसके दिल में होक सी उठी। उसकी कई खामोश अदाओं में एक ये अदा भी उसे हजरत पसंद थी कि वो बैठने के बाद फासला रखा करती थी, मगर अब सब खत्म था। वो किसी और की होने जा रही थी। अनजाने में उसने कार की रफ्तार बढ़ाई और कार स्पीड ब्रेकर पर इस बुरी तरह उछली कि उड़ते उड़ते बची थी। किस्मत से ट्रैफिक कम था। आर यू ऑल राइट? सुधा का सर डैशबोर्ड से बुरी तरह टकराया था और दर्द से कराह गई थी। उसने कार एक तरफ रोकी और सुधा की तरफ झुका। हाथों में पकड़े बैठी थी। दिखाओ, खून तो नहीं निकला? सर इतनी जोर से टकराया था कि वो चकरा कर रह गई थी। वो महसूस करके आगे बढ़ा और देखा तो उसकी पेशानी सुर्ख हो गई थी। शुक्र है खून नहीं निकला, मगर तुम्हें चोट बहुत ज़्यादा लग गई है। वो उसकी बिंदिया सीधी करता हुआ इत्मीनान भरे लहजे में गोया हुआ। जैद ने उसकी पेशानी पर फूलों की बिंदिया बेसाख्तगी में सीती की, जो टकराने के बाद तिरछी हो गई थी। मगर उसका ये अमल सुधा को एक बहुत अजीब व नाफहम सी कैफियत में मुब्तला कर गया था। वो काम सी गई थी। पेन बहुत ज़्यादा तो हॉस्पिटल चलें? वो उसकी तरफ देखता हुआ फिक्रमंदी से बोला। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पानी पीना है। पानी भी मिल जाएगा। सच सच बताओ, कैसा फील कर रही हो? दर्द को मुझसे छुपा तो नहीं रही? उसने गमगीन लहजे में पूछा। मामूली दर्द है, पेन किलर से ठीक हो जाएगा, वो आहिस्तगी से बोली। क्या कारनामा अंजाम दिया है पार्लर वालों ने? मुझे तो कोई चेंजिंग दिखाई नहीं दे रही। खामखा यहाँ आकर टाइम वेस्ट किया, चोट अलहदा लग गई। वो कार स्टार्ट करता हुआ गोया अपने जज्बों की नफी कर रहा था और वो सर झुकाए सोच रही थी, जहद भाई आज इतने बदहवास और डिस्टर्ब क्यों लग रहे हैं? जहाँ आरा की आंख खुली तो उसने खुद को उस गड़े के पास ही मौजूद पाया था। पहले वो गनूदगी के ज़ेर असर बेतासुर अंदाज में पड़ी रही, फिर जैसे ही शऊर बेदार हुआ वो उठ बैठी थी और बैठते ही बड़ा हौलनाक मंजर उनके सामने था। नवीरा बेहोशी की हालत में उस गड़े में पड़ी हुई थी। नवीरा, नवीरा, ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो? जालमो, रहम करो, ये क्या कर रहे हो? वो उठकर उन दो जलातनुमा मर्दों की सिमत पड़ी थी जो नवेरा पर मट्टी डालने लगे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सिर्फ घूर कर उनकी तरफ देखा था, हाथ नहीं रोका था। वो मुसलसल उस पर मट्टी डाल रहे थे। अरे जालमो, बेरहमो, ये क्या कर रहे हो? बाज आ जाओ, अल्लाह के लिए बाज आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। वो उनके पैरों में गिरकर दुआएं देने लगी, मगर उनकी आहो बका का उन पर कोई असर न हुआ था। वो उसी तरह अपने काम में मुनहमिक थे जहाँ आरा किसी जख्मी चिड़िया की मानित फड़फड़ा रही थी। कभी एक के पाँव में गिर रही थी, कभी दूसरे के पैरों को पकड़कर मिन्नतें कर रही थी कि किसी तरह इन जलादों को रहम आ जाए जो तेज़ी से मट्टी डालते रहे थे। वो इस कदर सख्त दिल बेरहम थे कि उनकी परवाह किए बगैर अपना काम किए जा रहे थे। माँ अंदर से यूसुफ निकल कर उस तरफ आए थे। उस पर निगाह पड़ते ही वो दीवानावार उसकी तरफ भागी और उसके कदमों से लिपट कर नवेरा की ज़िंदगी की भयानक भीख मांगने लगी थी। दुख और खौफ से उनकी आवाज़ फटने सी लगी थी। मेरी बेटी की जान बख्श दीजिए, मैं इसे लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर के कोई ढूंढ ही ना सकेगा। तुम्हें कोई तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने खुद इसका इंतज़ाम कर लिया है। तुम और तुम्हारी बेटी बहुत दूर चली जाओगी, तुम बहुत जल्दी होश में आ जाओगी। इसका मुझे आइडिया नहीं था, वगरना मैं और ज़्यादा स्प्रे करवाता, मगर अब तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें होश में ही दफन करना पड़ेगा। बेहद सफाकी और दरिंदगी थी लहजे में। 3 पीस सूट में गर्दन अकड़ाए खड़ा बड़ी रौनत से वो कह रहा था। दौलत और इक़्तिदार का नशा सर चढ़ कर बोल रहा था। नवेरा के अबॉर्शन से इनकार पर वो कमरे से निकल आया था। बाहर आते मुलाजिम से बेहोश करने वाले स्प्रे का कहकर चला गया था। उसके हुक्म पर 15 मिनट बाद मुलाजिम उनके होशो आवाज़ से आरी वजूद को वहाँ ले आए थे। अच्छा चलो, रहम खा लेता हूँ तुम पर, पहले ये एक वादा करो। माफिया मांगकर जब वो नढाल होगी तो वो पहले उन मुलाजमों को हाथ के इशारे से रुकने का इशारा करता, उससे गोया हुआ था। और वो दोनों मुलाजिम जो उसकी एक ना सुन रहे थे यूसुफ के इशारे पर साकित हो गए थे। नवेरा का पूरा वजूद माँ से बाद चेहरे के मट्टी में छुप गया था। वो इस मुख्तसिर अरसे में इतना रोई चिल्लाई थी, आवाज़ ख़राब हो गई थी। यूसुफ की बात पर सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गई थी।
अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लो और ड्राइवर के साथ चली जाओ। वो गांव छोड़ आएगा। चंद दिनों में मैं तुम दोनों का यहाँ से जाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। तब तक हवेली में रहना। गलती से भी कोई चालाकी की तुमने तो फिर लम्हे भर की भी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जान बख्शी के लिए शुक्रिया। वो बैठती भारी आवाज़ के साथ हाथ जोड़कर कह रही थी। जवाबन वो उसी तरह गर्दन अकड़ाए वहाँ से चला गया था। नवेरा को इस दौरान होश आ गया था। खुद को जिंदा दफन देखकर वो अपने होश आवाज़ खो बैठी थी। उन दोनों मुलाजमों ने उसको मट्टी से निकाला था। जहारा ने उसके मट्टी वजूद को सहारा देकर कार तक पहुंचाया था। रात की तारीकी में वो गुमनाम सफ़र शुरू हो गया था, जिसकी मंजिल और रास्तों की खबर उन्हें ना थी। यूसुफ ने टहरी से कार को उस वक्त तक देखा था जब तक वो उसकी निगाहों से ओझल ना हो गई थी। कार के जाते ही उनके तने हुए असाब नॉर्मल हो गए थे। वो टहरी से कमरे में आए थे जहाँ मुलाजिम ने उसकी ड्रिंक तैयार की हुई थी। वो पीते हुए मुलाजिम को कहीं हदायतें देता रहा और जब अपने शुगल से फारिग हुआ तो रिलैक्स था। ये सोचकर उसने राह में आने वाली रुकावट दूर कर दी है। 2-4 दिन बाद वो उन्हें किसी ऐसे मुल्क में भिजवाएगा जहाँ से आना भी चाहेंगी पर आ नहीं पाएंगी। उसे बाखूबी इल्म था नवेरा की कोख में पलने वाला बच्चा उन्हीं का है। वो उसके शब रोज़ से वाकिफ़ था, मगर नवेरा को बीवी की हैसियत देना ख़ानदान की नाक कटवाने के मुतरादिफ था। फिर उसके वालिद किसी सूरत ये कबूल करने वाले ही ना थे। उसने सिर्फ उन्हें खौफज़दा करने के लिए मसनूई कब्र बनवाई थी, जबकि वो हकीकतन उन्हें किसी ऐसी जगह दफन करवाते कि किसी को कभी खबर ना होनी थी। वो सुबह का इंतज़ार किए बिना ही वहाँ से निकल गया था। हमदा मैके गई हुई थी। वो इत्मीनान से सो गया और दूसरे दिन गाँव से मुलाजिम ने खबर सुनाई थी कि रात के ही किसी पहर वो दोनों माँ बेटी फ़रार हो गई हैं। फिर समझ ना आया कि उन्हें ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। जहाँ उनकी मिनिस्ट्री भी फेल हो गई थी, वो हज़ारों कोशिशों के बावजूद उनका कोई सुराग न लगा सके थे। हर सतह पर नाकाम रहे थे। उसके रुखसारों पर पड़ने वाले थप्पड़ सामिया के हाथों के थे, जो बड़े गैज़ो गज़ब के आलम में मारती चली गई थी। प्लीज़ कूल डाउन आंटी। नोफल ने एहतराम से उनके हाथ थामे। लारेब शशदर सा खड़ा रह गया। ये मैंने कैसी औलाद को जन्म दिया है। वो नोफल के शाने से लगकर रोने लगी। नोफल ने बाजू के सहारे उन्हें पकड़कर सोफे पर बैठाया। आपको मेरे घर पैदा होना चाहिए था नोफल, मेरा बेटा बनकर। मैं फ़ख्र से कह सकती थी कि आप मेरी औलाद है, मेरे बेटे हैं। रोते हुए कह रही थी और कुछ फासले पर खड़ा लारे दिल ही दिल में मुश्ताइल हो रहा था। उसे अपने किसी अमल पर कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि नोफल के सामने माँ का हाथ उठाना मजीद भड़का गया था। लेकिन अभी कुछ कहने की जसारत यूँ ना कर पा रहा था कि नोफल का खौफ उस पर हावी रहता था। हालांकि उम्र में वो उससे 1 साल छोटा था, मगर नोफल ने खुद को कुछ इस तरह रखा था कि उस पर उसका रोबो धाक बैठा हुआ था। चलें अब गुस्सा भूल जाइए आंटी, मैं आपका ही बेटा हूँ। मैंने आपको हमेशा रिलैक्स देखा, गुस्सा आप पर सूट नहीं कर रहा। धीमे से मुस्कुराते हुए उनका मुंह ठीक करना चाहा। कल तक मुझे फील नहीं हुआ था कि हम अपनी लाइफ का कितना बड़ा लॉस करते आ रहे हैं। अजहान ने कितनी कोशिश की कि अगर पढ़ाई में इनका इंटरेस्ट नहीं है तो बिज़नेस ज्वाइन कर ले, लेकिन इन्हें सिर्फ पैसा उड़ाने की लत लगी हुई, हमारा कुछ ख्याल ही नहीं। आप इतना बददिल ना हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा, किस तरह ठीक होगा? तेवर देखे हैं ना अभी आपने किस कदर बदतमीज़ी से पेश आ रहा था मुझसे। जो औलाद माँ की खिदमत ना करे उसे किसी अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है। वो बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हो गई थी। नोफल ने बर्दबारी का सबूत देते हुए ये मालूम ना किया कि मामला क्या और ना ही समझने की कोशिश की, बल्कि ना सिर्फ उनका मूड ठीक किया बल्कि लारेब से भी माफ़ी मंगवाए। वो जो यहाँ से भागने की तगोदो में था, फ़ौरन ही माफ़ी मांगी और वहाँ से चला गया था। अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। पुअर बॉय। वो राहदारी तक पहुंचा था, तभी अचानक से सारिया उसके सामने आकर हमदर्दाना लहजे में गोया हुई। व्हाट यू मीन? वो बिगड़े लहजे में गोया हुआ। यहाँ पर एक लड़का सबको अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता है, सब पर उसका होल्ड है, वो खुद कुछ भी करता फिरे, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, और तुम जैसों पर वो हाथ उठाने की भी दस्तरस रखता है। क्या मकसद है तुम्हारा? किसने किस पर हाथ उठाया है? उसे बड़ी सबकी का एहसास हुआ, सो वो मुकर गया। प्लीज़ मत बनो, मैंने सब सुना ही नहीं देखा भी है। बहुत अफसोस है, नोफल को तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। तुम्हारी मम्मा को भी उसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत इंसल्ट हुई है तुम्हारी लारेब। नोफल की जलाई गई आग में वो अभी तक जल रही थी। ये गुस्से की नहीं, रकाबत की आग थी। वो भूल नहीं पा रही थी कि वो किस कदर दिलनशी अंदाज में किसी लड़की से बात कर रहा था। ऐसा लहजा कभी उसका सुना ही ना था। बड़ा ख़ास लहजा था। ख़ास लहजे ख़ास लोगों के लिए ही होते हैं, और ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो ख़ास नहीं थी। आज वक्त ने मौका फराहम कर दिया था उसे चाल चलने का। वो उसकी मुखालफत में दूर तक आ चुकी थी। तुम्हें क्यों मेरी इंसल्ट का ख्याल है? मोहब्बत तुम मुझसे करती हो? मैं करती हूँ, वो नहीं करता मुझसे मोहब्बत। वो किसी और से ही चक्कर चला रहा है। वो मुँह बनाकर गोया थी। वो किसी से चक्कर चला रहा है, ये तुम किस तरह कह सकती हो? मैंने खुद सुना था, वो किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था, और जब मैंने उसकी चोरी पकड़ी तो उसने कहा मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। आई लाइक इट। वो कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ बोला। एक दिया ऐसा बुझा है मुझ में, नोहा गर अब के हुआ है मुझ में।
अक्स दर अक्स बिखरना है मुझे, जाने क्या टूट गया है मुझ में। कुछ देर कबल जहाँ अफरा तफरी मची हुई थी वहाँ खामोशियों के डेरे थे। आज प्यारे मियाँ की मेहंदी की रस्म थी जिसकी तैयारियाँ शाम से ही शुरू हो गई थी। अब उन सबके जाने के बाद सन्नाटा छा गया था। शायद सबके इसरार के बावजूद ना गया था। दिल ने अब मजीद मुनाफकत से इनकार कर दिया था। सुधा को पार्लर से लाने के बाद फिर वो उस हिस्से से दूर ही रहा था जहाँ वो थी। जैद सीढ़ियों पर बैठा एक टिक सुधा के पोर्शन की तरफ ही देख रहा था जहाँ खामोशी थी। घर में वो सर दर्द का कहकर रुक गया था और ये सच भी था। जब से बाकायदा शादी की रस्मों का आगाज़ हुआ था वो ज़हनी तौर पर थकन का शिकार हो गया था। वो सोच रहा था कुछ मुश्किल से ही सही वो इन दर्दनाक लम्हों को झील लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए उसने दिल पर जबर किया था। निगाहों पर पहरे बिठाकर सुधा के सामने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। मगर शोमई किस्मत के ताईजान के हुक्म पर उसे पार्लर से पिक करना पड़ा और उस दुश्मन जान की हरासा होने वाली अदायों से बेकाबू ही कर गई थी। दिल कर रहा था इस दुनिया से हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाए और इसी सोच में उससे गाड़ी बेकाबू हो गई। उसका सर जख्मी हो गया था। गोके उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद उसे मेडिसिन भी लेकर दी थी। दिल बदअहदी पर आमादा हो रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारा जाए। फिर बड़ी मुश्किल से दिल को बहलाकर ले आया था जहाँ सब उसके मुंतज़िर थे। ज़ैद मियाँ, खाना ले आऊँ आपके लिए? बुआ उसके सामने खड़ी पूछ रही थी। शुक्रिया बुआ, भूख नहीं है। सारा दिन गुजर जाने के बावजूद आपने कुछ नहीं खाया। हल्का फुल्का कुछ ले लीजिए, कल बारात आएगी। सुधा बेटी के तमाम इंतजामात आपको ही करने। अल्लाह ना करे बीमार हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, सारे इंतजामात हो चुके हैं। शहर का बेहतरीन बैंक्वेट बुक करवाया है। डिनर मेन्यू भी लाजवाब है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। उसने बुआ को भरपूर तसल्ली दी। अल्लाह बहुत अजर दे आपको, बिन बाप की बच्ची के लिए इतना कर रहे हैं। बेटा चाय ले आऊँ? कुछ खा नहीं रहे तो चाय ही पी लें। दुआ देते हुए उन्हें अचानक ख्याल आया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करें। ठीक है, जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो आवाज़ लगा दीजिएगा। मैं सुधा बेटी के कमरे में हूँ। बिटिया की तन्हाई के ख्याल से मैं रुक गई थी। अच्छा किया बुआ, आप लोग बेफिक्र होकर सो जाइए, मैं जाग रहा हूँ। बुआ दुआएं देती हुई चली गई और वो सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज में रखे सोफे पर आकर बैठ गया। आज की रात बहुत भारी थी। सुकून के साथ साथ नींद भी गायब थी। सुधा की इस घर में आज आखिरी रात थी। 24-25 सालों में पहली बार वो घर से बाहर जा रही थी। वगरना एक दिन भी कहीं उसका बाहर नहीं गुजरा था। उसे घर से बाहर कॉलेज के अलावा कहीं जाने की आदत ना थी। अब सुहागन होकर वो इस घर से रुखसत होने वाली थी। कैसा लगेगा उसके बिना ये घर? बरसों से इन आंखों को उसे देखने की आदत है। वो दिखाई न देगी तो दिल किस तरह संभलेगा? क्या तुम उसे किसी दूसरे के पहलू में देख सकोगी? ख्यालात का हजूम बेकरार से घेरे हुए था। ये क्या हो गया मुझे? मैं क्यों इन जज्बात में जकड़ कर रह गया? कल तक सुधा किसी की अमानत थी और तुम उस पर एक निगाह डालना भी गुनाह समझते थे और आज अपने ही अहद से बागी हुए जा रहे हो। ज़मीर ने गोया सीधी डगर दिखानी चाहिए। मुझे क्या मालूम था उसे खोकर जी ना पाऊंगा। नफ्स का राह अपने अहद को तराज करोगे तो कुछ हासिल ना होगा। इज्जत पाने में एक उम्र लग जाती है और खोने में लम्हा काफ़ी होता है। मैं कुछ नहीं जानता माँ सिवाय इसके कि मैं उसके बिना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ख्वाहिशों का सौदा करने वाले सिर्फ हसरतें ही वसूल कर पाते हैं। ओह शिट, ये क्या हो गया मुझे? अंदर की आवाज़ों से घबराकर उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। वहाँ अलबेली सी महक इर्द गिर्द फैली थी। कोई सरसराहट सी महसूस हुई थी। उसने आंखें खोल कर देखा। वो वहाँ आ रही थी, हाथ में ट्रे थामे। कल की तरह गरारा सूट नहीं पहना था, अलबत्ता रंगीन गोटे के काम से मज़य्यन फ्रॉक और पजामा जेबतन किया हुआ था। ग्रीन गोटे वर्क का दुपट्टा सलीके से उड़ा हुआ था। गोटे की दमक उसके सारे हुस्न को नुमाया कर रही थी। ज़ैद भाई, सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो ट्रे टेबल पर रखती हुई परेशानी से गोया हुई। वो बेध्यानी में सर पर इस तरह से हाथ रख के उसे देख रहा था कि उम्मीद नहीं थी वो आएगी। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लाइए मैं सर दबा दूँ। वो उसके जज्बात से बेखबर सादगी में आगे बढ़ी और वो बदक कर दूर हुआ। अंदर जो भी हो रहा था बाहर से वो अजहद मजबूत था। तुम क्यों आई हो? वो ट्रे पर निगाह डालता हुआ नरमी से गोया हुआ। बुआ बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं, सारा दिन से कुछ खाया नहीं और चाय का भी मना कर दिया था। मैं आपके लिए कॉफ़ी और चिकन चीज़ सैंडविच लाई हूँ, आपको पसंद है ना? और ये टैबलेट भी है। उसने ट्रे उसके आगे रखते हुए कहा। यह ख्याली अंदाज कौन रख सकता था उसके जाने के बाद? एकदम से ही आंखों में पानी उमड़ने लगा। जुदाई का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। तुम जाओ, मैं खा लूँगा। आंसुओं को छुपाने के लिए उसे उठना पड़ा। वो ट्रे उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया।
आकफा ने बाबर के पेपर्स ख़त्म होने के दूसरे दिन ही पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बना लिया था। उसके वालिद अभी वापस नहीं आए थे और वालदा तबीयत की नासाजी के बाइस घर में थी। वो हस्बे आदत इंशरा को साथ चलने पर राज़ी कर चुकी थी। दावत बाली को भी दी थी और बाली का वही पुराना मसला था कि मासी से इजाज़त मिलनी दुश्वार थी, सो वो माजरत कर चुकी थी। अलबत्ता इंशरा ने फ़ौरन हामी भर ली थी। रेड दुपट्टे, वाइट सूट में पहली बार दिल लगाकर तैयार हुई थी, परफ्यूम छिड़कती हुई काफ़ी गौर से अपना जायज़ा लेती रही थी। रूबी की नाजुक सी ज्वेलरी, रूबी का ही ब्रेसलेट पहना था, गोल्डन सुर्खी माइल बालों को ब्रश करके ऐसे ही छोड़ दिया था। नोफल का खून तुम्हारे होंठों पर दिखाई दे रहा है, बाली ने रेड डार्क लिपस्टिक से रंगे होंठों को देखते हुए कहा। ऐसे ही समझ लो कुछ। आज मेरे इंतकाम के पहले दिन के तौर पर शगुन के लिए ये कलर चूज़ किया है। इब्तदा उम्दा होनी चाहिए ना। रेड लिपस्टिक्स ने उसके महकते हुस्न को भड़कता शोला बना डाला था। वो घर से आकफा के यहाँ आई, जहाँ कुछ देर बैठकर उसकी मम्मा से लैक सलैक करने के बाद आकफा के पास आ गई, जो तन्हाई मिलते उसका हाथ दबाकर मायनी खेज लहजे में गोया हुई। आज तो किसी के कत्ल के सामान करती, बहुत क्यूट लग रही हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं किसी को कत्ल कर सकूँगी? कुछ कत्ल हथियारों से नहीं, निगाहों से होते हैं। अगर कोई निगाहों से कत्ल होता है तो अच्छा है, कोई सबूत ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दोनों ही हंसती। नौफल भाई बाय पर्सनैलिटी इतने नाइस है कि कोई लड़की उनके कत्ल का सोच भी नहीं सकती। ये मेरा दावा है, आकफा ने पूरी यकीन लहजे में कहा। इंशरा तेज़ी से गर्दन झुका गई। मबादा कहीं उसकी आंखों से निकलती नफरत और दुश्मनी की लो उसके दावे को मट्टी ना कर दे। अपने नाम नेहात भाई की तारीफ़ें सुनाने के लिए इनवाइट किया है तुमने, मुझे किसी पार्टी के खदोखाल तक दिखाई नहीं दे रहे। नौफल भाई कहने लगे, अलग अलग गाड़ियों में जाने से बेहतर है वो अपनी लैंड क्रूज़र ले आएंगे, फिर चारों साथ चलेंगे। वो आने ही वाले हैं। वो उसे कोल्ड ड्रिंक पकड़ाती हुई बताने लगी, डिनर के लिए पहले ही टेबल रिजर्व हो चुकी है। डिनर के बाद कुछ देर सी व्यू पर गुजारेंगे। नानी को बताकर आई हो ना, टाइम भी लग सकता है। भाली के होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी हर प्रॉब्लम को वो अच्छे से कैरी करती है। फिर नानी को हैंडल करना उसका काम है। भाली के गेस्ट्स की मैं भी फ़ैन हूँ, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो कोल्ड ड्रिंक पीकर फारिग हुई थी जब वो दोनों आ गए थे। आकफा की मम्मी से खैरियत दरियाफ्त की थी। मुलाजमा ने उन्हें भी कोल्ड ड्रिंक पेश की थी। फिर वो वहाँ से रवाना हुई तो चांद आसमान की वसतों में अपना सफ़र शुरू कर चुका था और डिनर के बाद सी व्यू के साहिल तक आते आते चांदनी का गुबार हर सू फैल गया। इस पूरे अरसे में उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। वो आपस में डायरेक्टली बात नहीं कर रहे थे, अलबत्ता आपस में होने वाली बातों का जवाब ज़रूर दे रहे थे। आकफा और बाबर उनकी झिझक को महसूस कर रहे थे और समझ भी रहे थे। इंशरा ने मजाक में जो गलती की थी उसका असर इतनी जल्दी ज़ाहिल होने वाला नहीं था। फिर उनके तकल्लुफ़ को दूर करने के लिए उन्हें तनहा छोड़ने का मौका देते हुए वो दोनों टहलते हुए रेत पर आगे बढ़ गए। चांदनी रात थी, चांदनी हर सू फैली हुई थी, हवाएं सर्दो फरहत बख्श थी, आसमान भी रोशन दिखाई दे रहा था। उस हिस्से में लोगों की आमदोरफ्त कम थी। इक्का दुक्का जोड़े थे जो खासे फासलों पर मौजूद थे। समंदर की लहरें खासी ऊंचाई में साहिल से टकरा रही थी। सैंडल और शूज़ उन्होंने गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। वो चारों ही नंगे पैर रेत पर मौजूद थे। इंची वही नस्ब एक बेंच पर बैठ गई थी। लहरें उसके पाँव को छू कर जा रही थी। उसने चंद लम्हे तक दूर जाते बाबर और आकफा को देखा और फिर वो लहरों का खेल देखने लगी। जल्दी उसे किसी की गर्म निगाहों की तपिश का एहसास हुआ। उसने गर्दन मोड़कर देखा। वो कुछ फासले पर खड़ा दोनों हाथों में डिस्पोजेबल मग थामे खड़ा उसे देख रहा था और उसे मतवज्जे देखकर उसके करीब आ गया और एक मग उसे पकड़ाता हुआ वहीं बैठता हुआ बोला, मेरे ख्याल में साहिल समंदर पर कॉफ़ी ना पी जाए तो मज़ा अधूरा रहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आकफा और बाबिर भाई आगे चले गए। वो कॉफ़ी लेती हुई इस अंदाज में गोया हुई जैसे उनके दरमियान कोई बदमज़गी ना हुई हो। उन्हें कॉफ़ी देकर आया हूँ। वो लोग कुछ फासले पर हैं। आकफा को आती जाती लहरों में चलना बहुत पसंद है। उसकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उनके दरमियान एक गमगीर सी खामोशी दर आई थी। वो खामोशी से कॉफ़ी पी रहे थे। उनके आसपास सिर्फ सीटियाँ बजाती हवाओं और आती जाती लहरों का शोर था। वो करीब बैठा था और उसके मलबूस से निकलती दिल अवेज़ महक माहौल को मुअत्तिर कर रही थी। दोनों के लब मजबूती से बंद थे लेकिन दिल एक साथ धड़क रहे थे। गो के जज्बे अलग-अलग थे। तुम्हारी उस दिन वाली हरकत को मैं क्या नाम दूँ? तुम कहती हो वो मजाक है, लेकिन मेरा दिल उसे मजाक मानने को कतई तैयार नहीं। वो कॉफ़ी ख़त्म करके उसकी तरफ देखता हुआ इस्तफसार करने लगा। उसके बेहद संजीदा लहजे में अजीब सी गंभीरता थी, एक कर्ब और तड़प थी। मैं तुम्हें जुटलाने की सही बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ।
आई नो मेरा एटीट्यूड शुरू से तुम्हारे साथ रूड रहा है। मैंने कभी ऐसी सिंफ मुखालिफ को पसंद ही नहीं किया जो बोल्ड और एडवांस दिखाई देने के चक्कर में अपना वकारो तकद्दुस मजरू कर डाले। वो उसकी जलती निगाहें पूरी शिद्दत से महसूस कर रही थी, जो निगाहें उठाना नहीं जानता था। अब बिला झिझक उसकी तरफ देख रहा था। इंची उसके लहजे की किस्सत को अच्छी तरह महसूस कर रही थी। लग रहा था चट्टान में दरारें पड़ रही हैं और वो खुद अंदर से चट्टान की मांदी सख्त व बेलचक होती जा रही थी। वो उसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठी रही थी। तो ये है इसकी आज की एपिसोड। और बस ऐसे यार स्लोली ख़त्म करते, क्या जल्दी है, ना मुझे जल्दी है ना आपको जल्दी है। मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ। हालांकि जितनी मैं क्यूरियस होती हूँ कोई नहीं होता, लेकिन अब यार मुझे लग रहा है मेरे पे बुढ़ापा आ गया है, जो मुझे किसी चीज़ का वो जुनून ही नहीं रहा। ना ही मुझे कोई होता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, ये करूँ वो करूँ। पता नहीं यार कैसी होती जा रही हूँ मैं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।